गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आपकी आपका जो भी आप किसी भी पॉडकास्ट पे जाते हैं या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कहीं भी, और फॉरेन मीडिया से बात करते हैं, तो वहाँ आप सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बोलती किसी ने बंद कर दी है? कोशिश तो की है, कोशिश तो की है, पर देखिए अब क्या होता है ना, जो भारत का प्रधान विदेश मंत्री होता है, अब मेरे लिए दो बड़े एडवांटेज हैं। एक कि मैं मोदी जी का विदेश मंत्री हूँ और दूसरा मैं आप सबका विदेश मंत्री हूँ। तो आप तो जब मैं कहता हूँ मैं आई स्पीक फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस, ठीक है। तो उसमें उसका जो साहस जो है उसको बंद करना बहुत असंभव है। ठीक है, इस तरफ का एक सवाल। प्रणाम जयशंकर जी, मेरा नाम सार्थक है। मैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में डिप्लोमेसी ही पढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा कि बहुपक्षीय संस्थानों जैसे यूएन में हम सिर्फ एक मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, हम और भी बहुत सारे जैसे डब्ल्यूटीओ में भी हमारा एंगेजमेंट आजकल एक ऐसा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी आज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन और रिफॉर्म्स पे फोकस करेंगे एक्सेप्ट यूएनएससी? नहीं, देखिए मैं कहूँगा हम यूएन की रिफॉर्म की बात करते हैं क्योंकि यूएन जो है और ख़ासकर सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की राजनीति के एक किस्म से इसकी केंद्र बिंदु है। तो जब तक आप सेंटर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, बाकी जगह मैं नहीं कहता कि बाकी जगह नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ है, आईएलओ है, और भी ऑर्गेनाइजेशन है, और हमें नए ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने चाहिए। ये नहीं कि हम पुराने ही चलाते जाए। जैसे हम लोगों का प्रस्ताव था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए या डिजास्टर रेजिलिएंट का करें या ऐसी चीज़ जैसे अब बिग कैट अलायंस। तो हमें भी अब समय आ गया है कि भारत शुड नॉट बी अ रूल टेकर, भारत शुड ऑल्सो बी अ रूल मेकर। चलिए, आपका सवाल। नमस्कार जयशंकर जी, मेरा नाम रिया बेलवाल है। मेरा सवाल आपसे ये था, जैसे मोदी जी का कहना है ये कर्तव्य काल चल रहा है, तो आपका इस पे क्या टेक है? क्या 2047 तक अखंड भारत एक रियलिटी बन सकता है? देखिए 2047 तक जो जो मैं कहूँगा राजनीतिक एक किस्म से प्रेडिक्शन देना मुश्किल है। जो आजकल जो हम विकसित भारत की जो बात करते हैं, लोग अनुमान लगाते हैं और माने डेटा के बेसिस पे लगाते हैं कि हम जो हैं 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे। अब ये समझिए 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस अगल बगल में क्या होगा। कहीं आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ कि इतना इन्फ्लुएंस होगा, आप ही सोचिए। सर एक और अनुमान वाला सवाल है इधर। और एक सवाल इसमें ऐड कर दे रही हूँ मैं। दरअसल बच्ची की भावना ये है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे खूब लिखते हैं कि अगर मोदी जी फिर आएंगे तो पीएके को लाएंगे। यही है ना आपकी भावना? जी, जी, अखंड जी, भारत से जी, ये मतलब जी। था इनका। हाँ, नहीं मुझे समझ आ रही। तो मेरा आपने प्रश्न भी पूछा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए जो पिछले साल में कम से कम देश में देखिए, इनको किसी ने कहा नहीं, इनके खुद अंदर से आए। जी 10 साल पहले अगर हम मिलते, ये पीओके का सवाल भी नहीं उठाते। ये चेंज आ रहा है, पर चेंज एक दिन में नहीं आता, ये होता रहता है, ये भावनाएं बढ़ती जाएंगी। चलिए, अखंड भारत के अलावा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे हैं कि मोदी जी पापा मम्मी मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, तो क्या सच में मोदी जी ने वॉर रुकवा दी? हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद था उनके साथ। ये 2 बार हुआ। एक जगह थी खार्किव नाम का जगह था और एक जगह सुमी नाम का था। जो खार्किव में क्या हुआ कि हमें अपने बच्चों को शहर से निकाल के कहीं भिजवाना था और उस समय जब पूरा प्लान बना तो रूसी साइड से फायरिंग हुआ। तो उस दिन प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया और कहा कि हम जो हैं हम उस दिशा में जा रहे हैं और आप अपने फ़ौज को कहिए कि वहाँ फायरिंग न करें। तो वहाँ फायरिंग जो है वो रूस के साइड से हो रहा था और उन्होंने उस समय फायरिंग रोक दिया। हमारे बच्चे जो हैं वहाँ गए, वहाँ से पिकअप हुए, वहाँ से बस में बिठा के वो उनको बाहर ले आए। जो हम जो नॉर्मली जो कहते हैं कि लड़ाई रुकवाना जो है वो दूसरी घटना थी।
वो एक शहर था सुमी, जहाँ हमने बहुत प्रयास किया पर फायरिंग चलता गया तो बच्चे भी निकलने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार वो हमने कहा उनको आज ठीक है, क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था। वो हॉस्टल छोड़ के, वो बेसमेंट में थे, हॉस्टल छोड़ के बस में भी बैठे और फिर से फायरिंग शुरू हो गई। तो घबरा के वो स्वाभाविक है वो वापस गए। फिर उन्होंने कहा, हम लोग बात कर रहे थे उनसे फ़ोन पे, तो उन्होंने उस समय कहा कि देखिए फायरिंग हो रही है, हम तो निकलने के लिए तैयार नहीं है, हमें आप ये विश्वास भी नहीं है कि ये नहीं रुकेगा, आप लोग आइए हमें यहाँ से ले जाइए। तो उस समय क्या हुआ कि हम यहाँ से हम लोगों ने 2 बहुत सीनियर ऑफिसर, मैंने पूछा हमारे जो साथी जो हैं कि कौन जाने के लिए तैयार है, मैं कहूँगा सब लोग जाने के लिए तैयार थे। तो 2 सीनियर लोग जो हैं वो यहाँ से सुमी तक गए, और जब वो वहाँ जिस दिन वो पहुँचे उस समय प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी बात की, उनको कहा कि देखिए हम इनको निकालने वाले हैं, तो आप हमें अपने लेवल पे वचन दीजिए कि फायरिंग बंद होगा, और हमें आप एक अग्रीड रास्ता बताइए, क्योंकि ये नहीं कि फायरिंग बंद करो पता नहीं कोई बीच में कोई गोली चला लेगा। तो हमने बैठ के ये भी तय किया कि किस रास्ते से वो आएंगे, तो ये मैं खुद साक्षी हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल, छोटे छोटे सवाल। जी तो सर, जैसे कि हमने अभी देखा है कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर के दौरान भी इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, सेम था रशिया यूक्रेन के दौरान भी। तो क्या भारत अपना एक फ्रंट लाइन बना रहा है, वेस्टर्न हेजेमनी को डिक्लाइन करने की कोशिश है? नहीं, देखिए ये अलग विषय है। यहाँ जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जो चल रहा है, हमारा विचार है, और ये प्रधानमंत्री ने पब्लिक में रखा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। हमें लगता है कि आप युद्ध के मैदान में इसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। 2 साल पहले जब हम लोग ये कहते थे, हमारी आलोचना होती थी, खासकर पश्चिमी दुनिया में हमारी आलोचना होती थी। अब जो है दुनिया उसी सोच पे आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए। अभी तो यूक्रेन के विदेश मंत्री आए थे पिछले महीने, और यूक्रेन भी चाह रहा था कि आप सब लोग बैठ के कुछ बात करें। अब इतना आसान नहीं है, पर कम से कम अब फिर से डायलॉग और डिप्लोमेसी की तो बात हो रही। जो इजराइल और गाज़ा जो वहाँ जो लड़ाई जो हो रही है, वहाँ देखिए अलग अलग विषय हैं। एक तो आतंकवाद का विषय, जो अक्टूबर 7 जो इजराइल में हुआ वो आतंकवादी घटना था, और हमें जो है इसको किसी भी कारण हमें इसको एक्सक्यूज नहीं, बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, इसको हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अब आतंकवाद हुआ, जो आतंकवाद जो उसका जो शिकार है वो तो उसका जवाब जरूर देगा, और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब जो है हमारी पोजीशन है कि अगर वहाँ जो भी हो, सिविलियंस का ख्याल रखना चाहिए। जो सिविलियन, क्योंकि इतने संख्या में हैं लोग, उनके लिए कम से कम जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई वहाँ देना चाहिए। और अंत में अगर आपको इसको परमानेंटली सेटल करना है तो ये पैलेस्टीन का विषय जो है, मुद्दा जो है कि पैलेस्टीनियों के लिए कुछ तो करना चाहिए, और ये सालों से ये हम सब लोग मान चुके हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है आज कौन ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा है गेस करना मुश्किल है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज फर्स्ट, शायद पहली बार किसी विदेश मंत्री ने जनता के बीच में जाकर सवालों का जवाब दिया, और इसके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। आपसे ये लोग ज्यादा प्रभावित हुए कि आपको भी इनके सवाल बड़े दमदार लगे? नहीं, देखिए मैं जो है, मैं ये चीज, मैं सोशल मीडिया जंकी हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से बहुत आइडियाज भी आते हैं कि लोग कमेंट करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर जो कभी फ्रेश थिंकिंग होती है, कभी लोग कहते हैं आपने इसको क्यों नहीं ट्राई किया, या आप इस पे थोड़ा नरम होइए, थोड़ा सख्त होइए, तो मैं पब्लिक का फीडबैक लेता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि फीडबैक देंगे तो एस जयशंकर नहीं, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक चुनौती आपको मिली है कि आप चुनाव लड़िए आकर, आपकी पब्लिक डीलिंग ऐसी है कि आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं।